कि आप जो भी सोच रहे हैं वो सब ब्रेन में हो रहा है। लोग बोलते हैं कि हमें दिल से प्यार होता है, दिल में तो सिर्फ फड़फड़ी होती है, प्यार तो ब्रेन से होता है। तो सब कुछ जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, गम खुशी, सब ब्रेन में होता है। तो इसलिए आपकी लाइफ को हम अपने ब्रेन से एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए ब्रेन हेल्थ इज मोस्ट। कि रात को बेड पे मैं देखता हूँ रील्स देखते रहते हैं 10-11 बजे। क्या ये ब्रेन हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है? सेव ऑल द डेटा बिफोर यू वांट टू क्लोज इट। चला शट डाउन, फिर आपका लैपटॉप धीरे धीरे शट डाउन। अगर आप उस दौरान बटन दबाते रहेंगे ना तो लैपटॉप कभी शट ही नहीं हो पाएगा आपका। ऐसे जब आप सोने जाते हैं तो आपको अपने ब्रेन के लैपटॉप को, सीपीयू को शट डाउन करना होता है थोड़ी देर पहले, और उसको एक्टिवेट नहीं करना होता। ये जो रील्स हैं दे आर डिजाइन टू एक्टिवेट योर ब्रेन। अगर कोई किसी को घर में बैठे कोई इमरजेंसी आ गई है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए स्ट्रोक में? मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है जिसमें लोगों को, यंग लोगों को खासकर, और विमेन मोर देन मेन, अटैक्स आते हैं जिसमें उनकी ये सारे बॉडी पार्ट्स जो ब्रेन, नर्व्स डिसफंक्शन करने लगते हैं, काम करना छोड़ देते हैं ठीक से, और ये उनको अटैक मल्टीपल जगह में आते हैं। कभी आंखों की रोशनी चली जाती है, हाथ पैर में नमनेस होने लगती है। हम कहते हैं ना मल्टीटास्किंग, सिंगल टास्क फॉर ब्रेन, राइट? तो साइंस क्या कहते हैं कि क्या ह्यूमन मल्टीटास्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ह्यूमन सिंगल टास्किंग के लिए बने हैं, मल्टीटास्किंग के लिए बने नहीं है, पर वो कर सकते हैं। आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। आप और मैं चश्मा लगाते हैं, अगर आप अपना चश्मा उतार दोगे तो आपको सुनाई देना कम हो जाएगा। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी देखने के लिए चश्मा उतारते ही, तो उतनी एनर्जी सुनने पे नहीं लगा पाए। तो जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हम एक्चुअली किसी चीज़ में अपना ध्यान कट करते हैं, इसलिए मल्टीटास्किंग हमारे ब्रेन की बैटरी को ज़्यादा तेज़ी से खर्च करती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट। आज का जो एपिसोड है काफ़ी स्पेशल है। आई नो आप सोच रहे होंगे कि जब भी मैं आता हूँ हर इंट्रो में यही कहता हूँ कि स्पेशल एपिसोड है, बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल एपिसोड। पहली बार मैं बात करूँगा ब्रेन हेल्थ के बारे में, तो इसीलिए मैंने इनवाइट किया है एक ऐसे मैवरिक जो एम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं और मेंस गुरुग्राम के चेयरमैन भी हैं। उनका नाम है डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। हम बात करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, ब्रेन हेल्थ के बारे में, और थोड़े मिथ्स को भी हम डिस्कस करेंगे। पूरा देखिएगा ये एपिसोड, काफ़ी अच्छा मैसेज है इस एपिसोड में। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि इस एपिसोड में आपने क्या सीखा। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी से। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, वेलकम टू मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। ठीक है सर, आपको हमने इनवाइट किया स्पेशल, हमारा जो टॉपिक है हमारा ब्रेन हेल्थ के बारे में, पर मैं चाहता हूँ आप हमें बताएं आपको कैसे हुआ कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैं जब एमडी कर रहा था, मतलब मेडिसिन पढ़ रहा था एज अ फिजिशियन, तो मैं, हमारी जो मेंटल फंक्शंस हैं, हमारी इंटेलिजेंस कैसी होती है, एज के साथ कैसे चेंज होती है, तो उस पर एक थीसिस करा। तो उस थीसिस के दौरान मेरे टीचर ने कहा कि डॉक्टर प्रवीण आप न्यूरोलॉजिस्ट बन जाओ, इंटेलिजेंट लोग जनरली न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बनते। तो एंड आई रिस्पेक्टेड हिम सो मच अफेक्शनेटली, सो आई सेड कि सर आप कह रहे हो तो आई विल डू एज यू से। इसलिए मैं न्यूरोलॉजिस्ट बन गया। दैट्स अ गुड वन। तो हमारे ऑडियंस को बताइए क्या होता है न्यूरोलॉजिस्ट? न्यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो ब्रेन, नर्व्स, माइंड और स्पाइनल कॉर्ड का ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारी जो ब्रेन, यहाँ से स्पाइन और बॉडी में नर्व्स, ये सब जुड़ी हुई है। तो जितने भी हमारे न्यूरॉन्स हैं जो ब्रेन से चालू होते हैं और हमारे टो तक या हाथ की उंगलियों तक आते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरी बॉडी तक पहुंचते हैं और फिर मसल्स में पहुंचते हैं। तो ब्रेन से शुरू होके मेंटल इलनेस, मेमोरी, कोऑर्डिनेशन, विजन, हमारी सेंसेस, नर्व्स और मसल, सबका ट्रीटमेंट न्यूरोलॉजिस्ट करते ओके, तो न्यूरोसर्जन से थोड़ा डिफरेंट है। हैं। इसी चीज की जो सर्जरी है, ओके सपोज हमें नर्व को काटना है, जी खराब नर्व को निकालना है, ट्यूमर जी। को बाहर निकालना है, स्पाइन में डिस्क नस को दबा रही है उसे हटाना है, वो न्यूरोसर्जन करना है। डॉक्टर प्रवीण, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं वहीं से। हाँ जी। हम आम बैठे होते हैं, हम कहते हैं यार मेरा हेडेक हो रहा है, यहाँ कुछ कह देते हैं लोग कि मेरा ना माइग्रेन हो रहा है। जैसे आपने कहा हाँ। कि ब्रेन,
माइंड और नर्व्स के साथ आप करते हैं उसको डील, राइट? तो हेडेक और माइग्रेन में सिंपल लैंग्वेज में हमें समझाना हो तो कैसे पहचाने कि क्या डिफरेंस है? देखिए, सर में जो भी दर्द होता है वो हेडेक है ना? हेड एक मतलब सर दर्द इज हेडेक। माइग्रेन सबसे कॉमन टाइप का क्रॉनिक सर दर्द है, जो लोगों को खासकर ठीक से खाना ना खाने पे, ठीक से ना सोने पे, ट्रैवल से, स्ट्रेस से, पीरियड से, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से ट्रिगर होता है, उनके बिना भी ट्रिगर हो सकता है। तो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेडेक इज माइग्रेन, जो फीमेल्स में 3 से 4 लोगों में किसी एक को होता है और मेल्स में 5 लोगों में से किसी एक को होता ही। इसलिए माइग्रेन को बोलता है कहानी घिर गई। कहानी कर करके तो वो जो मिथ है कि यार मेरा इधर से सिर दर्द हो रहा है, मुझे माइग्रेन है, वो मिथ है सारा? नहीं, सर दर्द का सबसे कॉमन कारण माइग्रेन होता है और माइग्रेन कॉमनली इस एरिया में ही चालू होता है ओह, ओके, ओके, और इन चीज़ों से ट्रिगर होता है। तो राइट। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ किसी को कभी-कभी साल में 1 बार, 6 महीने में 1 बार जो सर दर्द होता है, गोली खाते हैं, ठीक हो जाता है, वो सबसे माइल्ड किस्म का माइग्रेन होता है। तो हमें फिर आपके पास कैसे आना चाहिए? कब आना चाहिए, मतलब कि हमें लगे कि यार ये सीरियस हो गया, अभी जाना चाहिए हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास? देखिए, अगर आपको कभी 3 महीने में 1 आध बार सर दर्द हुआ, आपने सर दर्द की गोली खाई, ठीक हो गए, तो दैट्स ऑलराइट। फिर क्यों ज़रूरत है आने की हमारे पास? अगर आपको महीने में 3-4 बार दर्द हो रहा है या वो दर्द लंबा चल रहा है, कई दिन चल रहा है या आपको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है उसके लिए, आपकी नॉर्मल लाइफ़ को डिसरप्ट कर रहा है, तो आपको हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि हम आपको दर्द की दवाई ना देकर माइग्रेन की ऐसी दवाइयाँ या सर दर्द की ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं, जो आपको ठीक कर सकती हैं। और दूसरा, ये माइग्रेन है या उसके जैसे दिखने वाला कोई और सर दर्द है, ये हम पता लगा सकते हैं ताकि एप्रोप्रिएट मेडिसिन का एप्रोप्रिएट पर्सन के लिए चुनाव कर सकें। तो आपके जो पेशेंट्स मेनली किस बीमारियों के लिए आते हैं ट्रीटमेंट के लिए? हमारे पास बहुत वाइड किस्म की बीमारियों के लोग आते हैं, जिसमें सबसे कॉमन बीमारी है हेडेक, नेक पेन और बैक पेन। एक्चुअली पेन सबसे बड़ी बीमारी की सिम्पटम होता है। अगर आपको कोई भी बॉडी में बीमारी, तो सबसे पहले पेन करेगा। फिर हमारे पास मरीज आते हैं स्ट्रोक, पैरालिसिस के साथ, एपिलेप्सी के साथ, डिमेंशिया या भूलने की बीमारी के साथ, ब्रेन फॉग के साथ, पार्किंसंस के साथ, हाथ पैर में सुन्नपन, वीकनेस। तो वैरायटी ऑफ दीज डिसऑर्डर्स के मरीज हमारे पास आते हैं, तो हम काफ़ी वैरायटी के बीमारियां और मरीजों को देखते हैं। तो ये काफ़ी डाइवर्स है, काफ़ी जो पेशेंट्स आते हैं आपके पास, राइट? जो जैसे अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ, मैं जैसे मेरा हाथ हिल रहा है जैसे मान लो, तो मुझे जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए। अगर किसी को ट्रेमर है, तो नर्व, मसल, बॉडी कंट्रोल, बैलेंस, सेंसेशन, पावर, वीकनेस, सेंसेस, कहीं भी कोई दिक्कत है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि सपोज आपको माइल्ड ट्रेमर है, तो हो सकता है आपको उसके लिए दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं हो। पर आपको इतना जानने की ज़रूरत हो कि ये ट्रेमर सीरियस नहीं है, इस ट्रेमर को इलाज की ज़रूरत नहीं है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ये ये आपको बताना भी हमारा काम है, क्योंकि हमारा काम आपको दवाई देना नहीं है, हमारा काम है आपको आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए एक होलिस्टिक सॉल्यूशन है। चाहे उसमें दवाई इन्वॉल्व हो, चाहे ना हो। ओके, तो वही वही आप फिर वो काम करते होंगे, जैसे कई लोग कहते हैं कि स्ट्रेस काफ़ी होती है यार, स्ट्रेस के कारण मुझे ऐसा हो गया, राइट? वो हेडेक हो रहा है स्ट्रेस के कारण, वो भी आप जैसे वो इंटीग्रेटेड अप्रोच आप यूज़ करते हैं उसको हेल्प करने के लिए पेशेंट को? वो बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में जी। जैसे हवा हर जगह पर है, पानी हर जगह पर है, ऐसे स्ट्रेस भी हर जगह पर है। जी। वो हमारे जीवन की हवा-पानी में घुस गया है। जी। सो कौन-सी बीमारी स्ट्रेस से हो रही है? कौन-सी बीमारी स्ट्रेस से नहीं हो रही? क्या लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है? क्या नॉन लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है? हम लाइफ़स्टाइल में क्या चेंज लाएँ? किस चीज़ के लिए दवाई खाएँ? ये डिफरेंशिएट करना और पता लगाना हमारा काम है। जो चीज़ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से बेटर हो जाए, उसे कम दवाई से ठीक कर लें। जिस चीज़ के लिए दवाई ही चाहिए, तो आपको दवाई हम दे सकें, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू डू। जी, जी, ओके। तो डॉक्टर प्रवीण, कई ना कोई क्वेश्चन मैंने जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के मैं पूछा था कि मैं आपसे कर रहा हूँ पॉडकास्ट, तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि साइंस क्या होते हैं, अर्ली साइंस किसी भी बीमारी के, एपिलेप्सी के मान लो,
हार्ट अटैक के कई बार मुझे लगता है कि कई बार हमारे कुछ साइंस आने शुरू हो जाते हैं, राइट, स्पेशली राइट नर्व इश्यूज के। तो अर्ली साइंस क्या होते हैं? तो मैं आपको इसको सर ब्रेक डाउन करके बीमारी वाइज बताता हूँ। जी जी। हेडेक की हमने बात की कि अगर आपको फ्रीक्वेंटली हेडेक हो रहा है, नया हेडेक हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, तो हमारे पास आना चाहिए। स्ट्रोक जो सबसे घातक बीमारी है, पैरालिसिस, उसके अर्ली साइंस को हम बोलते हैं बी फास्ट, लॉस ऑफ बैलेंस फॉर बी, आई मूवमेंट्स फॉर ई, एफ फॉर ड्रूपिंग ऑफ फेस, ओह, ए फॉर आर्म में वीकनेस, एस फॉर स्लरिंग ऑफ स्पीच एंड टी फॉर टाइम, बी फास्ट। ये स्ट्रोक के इजीली रिकॉग्नाइजेबल अर्ली लक्षण है। ओके। फिर न्यूरोपैथी या नर्व की प्रॉब्लम के लक्षण हैं वीकनेस, सुनपन, हाथ पैरों में दर्द, झंझनाहट। स्पॉन्डिलाइटिस के अर्ली साइंस है नेक में पेन, स्टिफनेस। sciatica या बैक पेन के अर्ली साइंस है बैक पेन, स्टिफनेस। डिमेंशिया का अर्ली साइन है मेमोरी लॉस। हम्म। तो हर बीमारी के जो ऑर्गन है उससे जुड़े हुए साइंस बेसिकली तीन चीजों से आते हैं: लॉस ऑफ फंक्शन, एबनॉर्मल फंक्शन या पेन। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी हो रहा है तो ये बीमारी का एक अर्ली साइन है। बीमारी कौन से है पता लगाना हमारा काम है, ओके। और आपको ठीक करना हमारा काम है। जी जी जी, तो मुझे तो डेफिनेटली जाना चाहिए। मैं सोच रहा था, उस दिन मैं खाना खा रहा था तो मेरे ना हाथ थोड़े हिलने लग गए, तो मेरे फ्रेंड ने कहा यार तेरे हाथ हिल रहे। मैंने कहा अच्छा, मैं देखता हूँ। मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ यहाँ पे। ट्रेमर एक बहुत कॉमन चीज है, और हम इसको बीमारी भी नहीं बोलते, हम इसे बोलते हैं कंडीशन है। ट्रेमर एक कॉमन कंडीशन है। ट्रेमर इकलौती ऐसी कंडीशन है जो अल्कोहल पीने से कभी कभी बेटर हो जाती है, बाकी तो सारी खत्म होती है। मुझे किसी ने तीसरी कहा था पी लो, पर मैंने कहा नहीं यार, मैं पीता नहीं हूँ तो। तीसरी जो है, मोस्ट ट्रेमर्स को ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ रीअश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और जितना ट्रेमर आपको है, और अगर वो देखने में किसी को दिखता है पर आपके लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब नहीं करता, तो उसके लिए दवाई खाने की रिक्वायरमेंट नहीं। राइट। ओके। ओके, दैट्स, आप मुझे दे रहे हैं सांत्वना, जैसे हिंदी में कहते हैं, तो थैंक यू। बट मैं डेफिनेटली जाके चेक करवाऊंगा यहाँ पे, डेफिनेटली। तो सर, जैसे हमें चलो ये हो गए, तो कुछ फर्स्ट एड ऑप्शंस भी होती हैं आजकल, जैसे तो इमरजेंसी में फर्स्ट एड ऑप्शन किसी ऐसे होता है ऐसे ब्रेन हेल्थ में कि फर्स्ट एड ले लो, अगर जैसे आपने कहा दवाई की ज़रूरत नहीं होती, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज या कुछ ऐसे हेल्प करे? सो अगर ब्रेन हेल्थ को बेटर करना है, एंड ब्रेन हेल्थ मैटर्स, क्योंकि देखिए आप जो भी सोच रहे हैं वो सब ब्रेन में हो रहा है। लोग बोलते हैं कि हमें दिल से प्यार होता है, दिल में तो सिर्फ फड़फड़ी होती है, यार तो ब्रेन से होता है। तो सब कुछ जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, गम खुशी, सब ब्रेन में होता है। तो इसलिए आपकी लाइफ को हम अपने ब्रेन से एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए ब्रेन हेल्थ इज मोस्ट। ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखने के 5 बड़े स्टैंडर्ड टिप्स हैं। एक है डेली एक्सरसाइज, 30 मिनट्स रोज वॉक करिए, 5 दिन 7 में से 150 मिनट अ वीक। और हफ्ते में 2 से 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। ये एक्सरसाइज है जो पूरी बॉडी और ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ाती है। दूसरा, हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट खाइए, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेरीज, नट्स, मिल्क, कार्बोहाइड्रेट और मीट के साथ साथ इन चीजों को यूज करिए, क्योंकि इसमें वो अहम विटामिन और मिनरल्स हैं जो आपकी ब्रेन के हेल्थ को बेटर करते हैं। इसमें बी विटामिन हैं जो मेमोरी के लिए मेन विटामिन है। इसमें ओमेगा 3 हैं जो आपकी ब्रेन को डिजनरेशन से बचाता है। थर्ड है स्लीप। स्लीप इस दौड़ भाग की जिंदगी में हमारे ब्रेन में जो डैमेज होती है उसकी रिपेयर स्लीप में होती है। हमारी मेमोरीज की कंसोलिडेशन स्लीप में होती है। चौथा है लर्निंग समथिंग न्यू, लर्निंग हॉबीज, investing time in meeting people, giving preference to real relationships over real relationships in modern times। और पांचवा है अपने माइंड को रिलैक्स कर पाना, ये समझ पाना कि इस दुनिया में देर इज सो मच टू डू, देर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, मेरे लिए क्या जरूरी है, मुझे क्या फिट करता है। वन साइज डज नॉट फिट ऑल। जो टी शर्ट आप पे अच्छी लग रही है हो सकता है मुझ पे अच्छी ना लगे,
सो ये समझ पाना कि मेरे इंडिविजुअल के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ताकि हम अननेसेसरी दौड़ में ना भागें, अननेसेसरी चीज़ों से परेशान ना हो। तो अगर हम ये 5 चीज़ें कर पाते हैं, तो हम अपनी ब्रेन हेल्थ को मोटा-मोटा बिना दवाई और मेरे जैसे डॉक्टरों के बिना भी अच्छा रख सकते नो, दैट्स ग्रेट सजेशंस डॉक्टर साहब। तो आपने स्लीप की बात की, राइट? 8 आवर्स स्लीप्स इज इनफ? 8 आवर्स मिनिमम? हैं। 8 आवर्स इज़ गुड इनफ सर फॉर मोस्ट पीपल, बट छोटे बच्चों को ज़्यादा स्लीप चाहिए होती है और बूढ़े लोग सो नहीं पाते, क्योंकि जो स्लीप का हार्मोन होता है, वो छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है और जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वो स्लीप हार्मोन हमारी बॉडी में कम हो जाता है, इसलिए। तो उनके लिए फिर 3-4 घंटे भी इनफ होता है कई बार? कभी-कभी बूढ़े लोगों के लिए 4 घंटे भी इनफ होता है एट वन गो, और वो हो सकता है दिन में 2 बार और सो जाएँ थोड़ा-थोड़ा करके, बट दे मे नॉट बी एबल टू स्लीप फॉर 8 आवर्स कंटीन्यूअसली। और आजकल जैसे आप आपने जैसे बात की ना रील वर्सेस रियल के, जैसे अब आजकल हर काम, जैसे लोग बैठ के रात को बेड पे मैं देखता हूँ रील्स देखते रहते हैं 10 11 11 बजे तक। उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या ये ब्रेन हेल्थ को कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है? साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। देखिए, जब आप एक लैपटॉप चलाते हैं ना, तो लैपटॉप को जब आप शट डाउन करना चाहते हैं, तो लैपटॉप में आता है कि शैल आई सेव ऑल द डेटा बिफोर यू वांट टू क्लोज इट, शैल आई शट डाउन। फिर आपका लैपटॉप धीरे-धीरे शट डाउन होता है। अगर आप उस दौरान बटन दबाते रहेंगे ना, तो लैपटॉप कभी शट ही नहीं हो पाएगा आपका, करेक्ट? ऐसे जब आप सोने जाते हैं, तो आपको अपने ब्रेन के लैपटॉप को, सीपीयू को शट डाउन करना होता है थोड़ी देर पहले, और उसको एक्टिवेट नहीं करना होता। ये जो रील्स हैं, दे आर डिजाइन टू एक्टिवेट योर ब्रेन, टू कॉज डोपामिन स्पाइकिंग, ताकि आप उनको बार-बार देखो, आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करें। तो ये रील्स हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हमें जब सो रहे हैं, तो अपने ब्रेन को एक्टिवली शट डाउन करना है कि आज का काम यहाँ पे खत्म, जो डेटा है उसको सेव करो, ब्रेन मूवी लैपटॉप को बंद करो और फिर सोने जाओ। आपने बड़े इजी तरीके से समझा रहे हैं सर आप तो। मुझे भी आई थिंक हमारी ऑडियंस को सोचना चाहिए इसके बारे में कि कैसे हम अपने इसको शट डाउन करें या स्लीप करें, क्योंकि स्लीप इज़, वो कहते हैं ना सर, हमारे यहाँ पे कहते हैं कि काफ़ी अंडररेटेड है। लोग मानते नहीं है, लोग जागते रहते हैं सारी रात, 2-3 घंटे सोते हैं, सुबह उठ के फिर काम पे चले जाते हैं। तो लॉन्ग रन पे इसका काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा होगा। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में क्या है कि जितनी भी खराब आदतें हैं, उनका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग रन में मालूम चलता है, और जब हम उन्हें करते हैं तो इम्पैक्ट मालूम नहीं चलता, और जब मालूम चलता है तो हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। आप आज स्मोक करना चालू करेंगे, आपकी नसों में वो पार्टिकल्स जमने लगेंगे। वो 20 साल में या 10 साल में जमेंगे, और जब तक वो जम चुके हो, पर आपको समझ में आएगा तो आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक ऑलरेडी आ चुका होगा। सो इसीलिए स्लीप है, वो स्लीप हमारे हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ती है, हमारे मेंटल बैलेंस को बिगाड़ती है, एंग्जायटी लाती है, ब्रेन फॉग लाती है, मेमोरी लॉस करती है। जब हो जाता है और हम कम हो जाते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि अरे, वो तो सोने की जरूरत थी। तो प्रोएक्टिवली अपने ब्रेन हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, गुड हैबिट्स को बैड हैबिट्स के ऊपर प्रायोरिटी दें, तो आपकी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं ज़्यादा बेटर, और लॉन्ग रन में यू कैन स्टे विदाउट मेडिकेशंस और विदाउट इम्पेयरमेंट। आपने बात की थी ना स्ट्रोक के बारे में, स्ट्रोक काफ़ी कॉमन है आजकल इंडिया में भी, यहाँ पे भी काफ़ी कॉमन है। तो इन चीज़ों को देखें लॉन्ग रन में, थोड़ा अपने आप को, आपने जैसे चेंजेस बताए हैं 5, राइट, कि इन चेंजेस लेके आए। अगर कोई किसी को घर में बैठे कोई इमरजेंसी आ गई है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए ऐसे स्ट्रोक में? अगर किसी को दौरा आ रहा है और फिट पड़ रहा है, जी। तो उसको सबसे पहले करवट से लिटाना चाहिए, और उसके मुंह में कुछ डालना नहीं चाहिए। ओके। अगर किसी को पैरालिसिस हुआ है, तो घर में कोई दवाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पैरालिसिस ब्रेन में क्लॉटिंग से भी हो सकता है, ब्रेन में ब्लीडिंग से भी हो सकता है। उसको तुरंत एक स्ट्रोक रेडी सेक्टर में ले जाना चाहिए, जहाँ पे एक सीटी स्कैन करके हम आसानी से विद इन मिनट्स पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और फिर टारगेटेड प्रिसाइज मेडिसिन देके हम आपको ठीक कर सकते हैं, आपके स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रोक या इमरजेंसी के साइंस को समझिए,
डिले नहीं करिए। सबसे बड़ी फर्स्ट एड है जल्दी टाइम से ठीक हॉस्पिटल में पहुंचना। सर मेरा ना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे फ्रेंड का ना वो उठा, वो ना ब्रश करने गया होगा, राइट। उसने मुझे बताया था कि वो एकदम से गिर गया, कुछ नहीं पता लगा उसको क्या हुआ। तो बाद में एम्बुलेंस आई, वो लेके गए, उन्होंने एमआरआई की, वो कुछ नहीं पता लगा अभी तक उसको, कुछ है को एमआरआई सब कुछ ठीक था। तो ऐसे भी केसेस होते हैं इसमें आपको पता नहीं लगता कि हाँ अभी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कि अंदर क्या हुआ ब्रेन में। पर यही हमारा रोल है। देखिए, एमआरआई की रिपोर्ट पढ़ के तो बीमारी का नाम कोई भी बता सकता है। बात तो तब है जब एमआरआई नॉर्मल और हम बीमारी बता पाए। जी एग्जैक्टली, जैसे क्या वो है, जी 50% या 70% ब्रेन डिसऑर्डर्स क्योंकि ट्रांजिएंट होते हैं, ओके इसलिए बहुत सारे केसेस में हेडेक में, पेन में, बेहोशी में ब्रेन के एमआरआई, एपिलेप्सी में इवन ब्रेन का एमआरआई नॉर्मल होता है। बाय अंडरस्टैंडिंग योर सिम्टम्स, ये सिम्टम क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम आपकी बीमारी का एक चार्ट बना के, जैसे एक आर्टिस्ट एक पिक्चर बनाता है डिस्क्रिप्शन से, उस डिस्क्रिप्शन से हमारी बीमारी, हम आपकी बीमारी का बाय अंडरस्टैंडिंग patterns over thousands of years which have happened to thousands of people, we can tell you कि बीमारी क्यों हुई होगी, कैसे हुई होगी, और उसको हम कैसे रोक सकते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स। बीमारी नहीं दिखा रहे पर हम आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या हुआ होगा। ओके राइट। नहीं तो मैं उसको बताऊंगा कि बेटा जाके जरूर। प्रॉपर चेकअप कराओ, क्योंकि वो कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, एमआरआई में कुछ नहीं निकला तो आई एम ओके। बट अभी आपसे बात करके मुझे है कि मुझे उसको जाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए। एमआरआई में कुछ ना निकलने का मतलब यह है कि आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं है जी ओके और आपको बहुत सारी सीरियस इलनेसेस खत्म हो गई है, ओके पर उसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई इलनेस या कोई परेशानी नहीं है। नहीं है। जी 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 डेफिनेटली चेकअप करवाना चाहिए। तो मेरे दोस्त अगर तो सुन रहा है तो मैं तुझे तो भेजूंगा ये एपिसोड, वो प्लीज़ जाके आना, बताऊंगा आपको। तो सर अभी जैसे अल्जाइमर डिमेंशिया से आप बात कर रहे थे, इंडिया में पहले नहीं इतना पता था लोगों को इस बीमारियों के बारे में, मुझे लगता है, राइट। यहाँ पे तो इंग्लैंड में तो काफ़ी है, काफ़ी अवेयरनेस है। इंडिया में मुझे नहीं लगता था कि इंडिया में है। तो जैसे डिमेंशिया की बात करें तो उसके क्या अर्ली साइन हम ले सकते हैं कि लोग आपके पास आए ट्रीटमेंट के लिए पहले ही प्रोएक्टिवली? एक तो इंडिया में डिमेंशिया, देयर वाज अ स्टडी डन बिटवीन इंडिया एंड यूएस कंपैरिजन आज से 20-30 साल पहले, विच शोड के इंडिया के गांव में दुनिया में सबसे कम डिमेंशिया होता है। व्हाट हैज हैपेंड इज कि धीरे धीरे इंडिया में उम्र बढ़ती जा रही है और डिमेंशिया एज के साथ ब्रेन के सेल्स के लॉस होने से बढ़ता है। तो एवरी डिकेड आफ्टर 60 द रिस्क ऑफ डिमेंशिया बिकम इंक्रीजिंगली हाई, बढ़ता जाता है। क्योंकि इंडिया में पहले एवरेज उम्र कम थी तो इंडिया में डिमेंशिया नहीं होता था, पर अब जैसे जैसे एवरेज उम्र बढ़ रही है, इंडिया में डिमेंशिया के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट आने वाले समय में इंडिया में डिमेंशिया का एपिडेमिक होने वाला है। तो डिमेंशिया के अर्ली साइंस हैं कि आप नाम भूल जाते हैं। आपको, आप एक पानी का ग्लास मांगना चाहते हैं तो आप ग्लास वर्ड नहीं बोल पा रहे, आप बोल रहे हैं वो दे दो, वो दे दो। आप लिखना चाहते हैं, आप पेन नहीं बोल पा रहे, आप बोल रहे हो वो दे दो, वो जिससे लिखते हैं वो दे दो। आप अपने घर में कमरे कहाँ हैं भूल जाते हैं, डेट्स भूल जाते हैं, आपने क्या खाना खाया भूल जाते हैं। और सबसे हैरानी की दो बातें इसमें, आपको नहीं पता होता कि आप भूल रहे हैं क्योंकि आपको इंसाइट नहीं होती। तो आप डिमेंशिया के मरीज से पूछो कि आप भूलते हो, बोले नहीं मैं तो नहीं भूलता। दूसरा, डिमेंशिया के मरीज रीसेंट चीजों को भूलते हैं, पास्ट चीजों को नहीं भूलते। तो डिमेंशिया के मरीज से पूछा तो वो बोलेगा कि मेरी शादी आज 1931 में हुई थी, रात को 12 बजे फेरे हुए थे, मैंने ये कलर की ड्रेस पहनी थी। आप बोलोगे अरे वाह, इसकी तो मेमोरी लाजवाब है, पर उसे ये याद नहीं होगा कि आज मैंने सुबह खाने में क्या खाया, मुझसे कौन मिलने आया था। सो डिमेंशिया में रीसेंट मेमोरी का लॉस होता है प्रीडोमिनेटली, रादर देन पुरानी मेमोरी का। और हमारी नई चीजें लर्न करने की एबिलिटी, जैसे मैंने आपको आज सिखाया कि खाना कैसे बनाना है, तो आप भूल जाओगे कि बनाना कैसे है।
वो चली जाती है। तो दीज आर टिपिकल साइंस ऑफ डिमेंशिया, जिसका सबसे कॉमन टाइप है अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स या। तो सर यंग जनरेशन को क्या करना चाहिए? आपने आपने बताए थे 5 जो आपने बताया था कि करना चाहिए, हेल्थी खाना खाना, ऐसे कुछ और ऐसे एक्सरसाइजेस भी करने चाहिए कुछ और ब्रेन रिलेटेड, कि वॉकिंग इज इनफ? सो दो चीजें हैं सर, अगर आपको बाइसेप्स बनाना है तो आप जिम जाओगे, डंबल्स जी करोगे, जी। ठीक है। तो अगर आपको ब्रेन के सेल्स को एनलार्ज करना है या ब्रेन के कनेक्शंस को बेटर करना है तो आप उन्हें एक्टिवेट करोगे, तो आप इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग बातें करोगे, माइंड गेम्स खेलोगे, सुडोकू खेलोगे, पजल्स करोगे, डिस्कशन करोगे। वो ब्रेन का जिम है, दैट इज ब्रेन जिम। तो आजकल बॉडी जिम तो बहुत दुनिया कर रही है, पर ब्रेन जिम करने की जरूरत है अगर डिमेंशिया से बचना है तो। सर आपने तो आइडिया दे दिया स्टार्टअप का एक ब्रेन जिम खोलने के। होंगे सर इंडिया में कुछ होंगे ऐसे इंस्टीट्यूट भी जो ऐसे एक्सरसाइजेस करवाते हैं, राइट? हम लोग करवाते हैं सर, हमारे पास एक पूरा प्रोग्राम है जिसमें हम ये कराते हैं। इनफैक्ट वी रन अ चैनल कॉल्ड न्यूरोडॉक, इट इज अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। जो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इनको बहुत डिटेल में हम उसमें सबको बताते हैं ताकि पीपल कैन इनकॉर्पोरेट गुड ब्रेन हेल्थ एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। मैंने लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका, न्यूरोडॉक का। सो गाइस प्लीज़ वॉच इट, प्लीज़ इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं हमें। तो सर अभी चलते हैं एमएस के, जैसे हम मिले हैं इसी कारण कि मेरा फ्रेंड एमएस से जूझ रहा है। तो अभी इंडिया में भी काफ़ी देखा जा रहा है कि यंग इंडियंस में काफ़ी दिख रहा है एमएस। सो जिनको नहीं पता, मल्टीपल सिरोलिसिस की बात कर रहे हैं हम। तो उनके जो शुरुआती 2-3 सिम्टम्स हैं जो इग्नोर नहीं करने चाहिए, उसका वो क्या है आपके नज़रिए से? तो मैं पहले आपको बताता हूँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है। जी प्लीज़। या। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है जिसमें लोगों को, यंग लोगों को खासकर, और विमेन मोर देन मेन, अटैक्स आते हैं जिसमें उनकी ये सारे बॉडी पार्ट्स, जो ब्रेन, नर्व्स, डिसफंक्शन करने लगते हैं, काम करना छोड़ देते हैं ठीक से। और ये उनको अटैक मल्टीपल जगह में आते हैं। कभी आंखों की रोशनी चली जाती है, हाथ पैर में नमनेस होने लगती है, बैलेंस चले जाता है, यूरिन कंट्रोल चले जाता है, वीकनेस आ जाती है, जो सिम्टम्स हमने डिस्कस किए। ये उनको मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल बार होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं मल्टीपल। हम्म। क्योंकि इसमें एमआरआई में वाइट पैचेस दिखते हैं और नर्व्स में, ब्रेन में वाइट कलर की डैमेज होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं स्क्लेरोसिस। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्योंकि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारी अपनी इम्यूनिटी नर्व्स पे अटैक करती है, जिससे नर्व की कवरिंग, जिसे हम माइलिन बोलते हैं, वो खराब हो जाती है। तो नर्व्स में करंट ठीक से दौड़ नहीं पाता, जिससे सबसे पहले, सबसे कॉमनली आंखों की रोशनी खराब होती है, हाथ पैर में नमनेस आती है, चलने में दिक्कत या इम्बैलेंस होता है और यूरिन कंट्रोल की कमी होती है। साथ साथ हेडेक, मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग, कंफ्यूजन, धीरे धीरे वो सिम्टम्स भी हो सकते हैं। बट ये 4-5 कॉमन सिम्टम्स हैं। हम एमआरआई करके इन पैचेस को देख सकते हैं और मल्टीपल स्क्लेरोसिस का डायग्नोसिस कर सकते हैं। क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक क्रॉनिक डिजीज है और हम इसे इग्नोर करते हैं तो हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन और डैमेज बढ़ती जाती है और लेट स्टेज में ट्रीटमेंट करने से उतना फायदा नहीं होता। पर हम्म। अगर हम जल्दी इसको ट्रीट करें जी। तो हमारे पास ऐसे भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीज हैं, तो 10 साल बाद आपके मेरे जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, ब्रिलियंट। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है 10 साल बाद भी। सो राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट मेडिसिन जी। कैन हेल्प यू टू लीड हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ इवन इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इवन इन एमएस, ठीक है। तो जो आपने साइन बताए हैं वो स्ट्रेस, मैंने सुना था विटामिन डी डाइट, वो कॉन्टेक्स्ट में वो क्या मिथ है कि सच्चाई है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है प्रीडोमिनेटली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में, तो स्ट्रेस कम करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, विटामिन डी को बैलेंस में रखेंगे, बी 12 को, तो आपको फायदा होगा। पर ये इसके मेन इलाज नहीं है। इसका मेन इलाज है वो दवाई जो उस इन्फ्लेमेशन को रोके, जो आपकी नर्व्स को डैमेज कर रही है। और आप उसको जितना जल्दी चालू करेंगे उतनी ज्यादा डैमेज को आप रोक पाएंगे। इसलिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दवाई खाना, जल्दी दवाई लेना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।
और थैंकफुली पहले मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज सिर्फ इंजेक्शन से हो पाता था। आजकल ओरल टैबलेट से भी हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज कर रहे हैं। तो आई मीन वो सोच रहे हैं हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, इलाज है, लेते रहें, डॉक्टर के साथ बातें करते रहें, इलाज करवाते रहें, अपना हेल्थ पे, डाइट पे भी ध्यान रखें। अगर यही है सो सर, जो आप मुझे मुझे तो समझ आ रहा है कि इसका भी इलाज है, पर प्लीज़ बी पॉजिटिव, स्टे हेल्थी, ईट हेल्थी, डू योर वर्क एंड ब्रेन की एक्सरसाइज करते रहें। एब्सोल्युटली सर, जी यू आर जी एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। जी। थैंक यू सर, मुझे समझ आ रहा है काफ़ी कुछ। आज मैं तो खुद सीख रहा हूँ, जैसे पहले का मैं डेफिनेटली वो चेक करवाऊंगा जाके डॉक्टर यहाँ पे। तो जरूर। सर थोड़े से मिथ्स हैं हमारे, थोड़ा हमारा ज़्यादा टाइम नहीं है आपके साथ, बट थोड़े मिथ्स हैं जो हम, एज ए मैं कोच भी हूँ, कोचिंग भी करता हूँ, तो काफ़ी रिलेटेबल थोड़ा सा है। तो हम कहते हैं ना मल्टीटास्किंग और सिंगल टास्क फॉर ब्रेन, राइट? तो साइंस क्या कहती है कि क्या ह्यूमन मल्टीटास्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ह्यूमन सिंगल टास्किंग के लिए बने हैं, मल्टीटास्किंग के लिए बने नहीं है, पर वो कर सकते हैं। आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। आप और मैं चश्मा लगाते हैं, अगर आप अपना चश्मा उतार दोगे तो आपको सुनाई देना कम हो जाएगा। ओह! ओके। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, ओह! क्योंकि आपके ब्रेन को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी देखने के लिए चश्मा उतारते ही, तो वो उतनी एनर्जी सुनने पे नहीं लगा पाएगा। तो जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हम एक्चुअली किसी चीज में अपना ध्यान कट करते हैं। इसलिए मल्टीटास्किंग हमारे ब्रेन की बैटरी को ज़्यादा तेज़ी से खर्च करती है, और ब्रेन फॉग, प्रीमेच्योर भूलना जो आजकल मिडिल एज लोगों में काफ़ी कॉमन है, उसका बहुत बड़ा कारण है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग करने का राइट तरीका यह है कि आप जैसे एक रिमोट से हम टीवी चैनल स्विच करते हैं, अपनी अटेंशन स्विच कर पाओ। रादर देन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपने फ़ोन के बारे में सोच रहा हूँ, ये मल्टीटास्किंग गलत है। जी। मैं आपसे बात करके 10 सेकंड्स का टाइम आउट लेके अपने फ़ोन को देख के आपसे रीजॉइन हो जाऊँ, ये मल्टीटास्किंग ठीक है। क्योंकि जब हम 2 चीज़ों में एक साथ काम करते हैं, तो आप किसी भी एक चीज़ में ध्यान कम करते हैं और वो कभी-कभी डेट्रिमेंटल हो सकता है। और एक और मिथ था कि मैं पढ़ रहा था, आई डोंट नो, काफ़ी मैं लिंक्डइन पे देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो वो कह रहे थे जैसे वो ज़माने में कहते थे कि ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है, राइट? मेमोरी सेव कर लेता है। वो कहते हैं वो मिथ है। ब्रेन इज़ वेरी यूनिक। हमें 100% नहीं पता है कैसे चलता है ये, राइट? कि इज़ ब्रेन रियली लाइक ए कंप्यूटर, कि मेमोरी सेव करता है, कि जो आप न्यूरॉन्स बता रहे थे वो है? आपका क्या विचार है इस पे? आप जो कह रहे हैं सर, वो दोनों बातें साथ-साथ सही हैं। ब्रेन नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और आजकल साइंटिस्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बेटर कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, वो ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं, हाउ टू मेक बेटर मशीनरी। बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको एक ब्रेन को एक कंप्यूटर की तरह समझना चाहें, तो ब्रेन आपकी बॉडी का सीपीयू है। अगर आप बेटर मेमोरी चाहते हैं, तो जैसे आप एक फाइल बनाते हैं, फिर फाइल को नाम देते हैं और फिर उसे आप एक ड्राइव में सेव करते हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में इस तरह सेव करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी मेमोरी ज्यादा बेटर होगी रादर देन रैंडम। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसे सेव करते हैं, तो आपने देखा होगा कि सपोज आप और मैं बात कर रहे हैं, और आप मुझसे बात करते करते कोई और काम करने लग जाओगे, और आप मेरी बात को सेव नहीं करोगे, तो आप मेरी बात को भूल जाओगे। जैसे कंप्यूटर में अगर आप एक फाइल पे काम कर रहे हो और आप उसे अचानक से बंद करके दूसरी बनाने लग जाओगे, तो फाइल गायब हो जाएगी। सो हम कंप्यूटर की एनालॉजी को यूज कर सकते हैं अपनी मेमोरी को बेटर करने के लिए, क्योंकि हमारा ब्रेन भी उसी तरह से काम करता है। और जितना हम अपने ब्रेन को यूज करते हैं, उतना उसमें सिनैप्सेस और इलेक्ट्रॉन्स, उसमें जो कनेक्शंस है न्यूरॉन्स के, वो बढ़ते हैं। तो इसलिए ब्रेन को यूज करना इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ब्रेन, है ना। हमें गूगल मैप पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि हम अपने दोस्त घर का रास्ता ही भूल जाएं। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। आजकल तो जहाँ भी जाना है, चलो यार गूगल मैप्स लगा लो। सोचने की, वही वही सोच रहा था सर, आपने ये बात कही ना कि आजकल सोचने की वो जो क्षमता है वो कम हो रही है, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ इतनी आ गई हैं कि हम हर चीज़ को ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ ही जोड़ रहे हैं। कुछ करना है, चल यार ये कर लो, वो ऐप खोल लो, ऑर्डर कर दो, घर से ऑर्डर कर लो, राइट? रादर देन वॉक करके जाओ, कुछ लेने जाओ। तो काफ़ी चेंजेस आ रही हैं लाइफस्टाइल में लोगों की आजकल। एब्सोल्युटली सर। हम क्या है सर, अपना ब्रेन का काम आउटसोर्स कर देते हैं कि याद फोन रख लेगा, डेटा कंप्यूटर स्टोर कर लेगा,
तो हमें वो सारा कुछ आउटसोर्स नहीं करना है, हमें अपने ब्रेन को यूज़ करते रहना है ताकि हमारा ब्रेन एक्टिव रहे और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डिपेंडेंट ना बने। ना बने। ठीक है, गुड गुड मैसेज सर। और एक और सवाल था, एआई आपने बात की ना, एआई, तो क्या एआई हेल्प कर रही है आपके फील्ड में, इंडस्ट्री में? सर एआई हर फील्ड में हेल्प करेगी क्योंकि एआई हमें का अलाउ करती है कि हम बहुत सारे डेटा को बहुत कम टाइम में इंटेलिजेंटली प्रोसेस कर सकें। विच मीन्स फॉर अ डॉक्टर लाइक मी, अगर आप मुझसे एक ऐसा सवाल पूछते हो जिसका जवाब मैं अपनी मेमोरी से नहीं दे सकता, तो एआई कैन ब्रिंग डेटा टू मी इन वेरी शॉर्ट टाइम विच आई कैन यूज विद माई एक्सपीरियंस टू हेल्प यू। जी, जी। एआई एक एजेंट का काम, एक सिंपल क्वेश्चन के आंसर करने का काम, ये एआई भी कर सकती है। अगर आप बेसिक डिजीज सिम्टम के डालो और पूछो कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं, तो एआई शायद हमें ये बता सकती है। पर आपके ट्रेमर का इलाज क्या करना है, वो डॉक्टर बताएगा, वो एआई नहीं बताएगा। क्योंकि यू कैन नॉट ट्रस्ट योर बॉडी और योर माइंड और योर लाइफ टू एआई। जी, 100% सर, 100%। नो सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखा है। आई होप ऑडियंस ने भी काफ़ी कुछ सीखा हो। तो मैं आपका लिंक भी डालूंगा, जैसलमेर का न्यूरोडॉक, एंड आपका जी हॉस्पिटल का भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर किसी ने आपको कांटेक्ट करना हो तो वहाँ से कर सकते हैं। जरूर सर। सो डॉक्टर, जाने से पहले अगर एक मैसेज आप कोई आम जनता को एक ब्रेन हेल्थ मैसेज देना है, आपने काफ़ी मैसेज, सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि लोग 5 साल के बाद रिग्रेट ना करें वो क्या होगा? एक मैसेज सिंपल। So simple message here, friends, that brain health matters. Simple lifestyle tips like daily exercise, good sleep, balanced diet, and healthy relationships and hobbies are simple, low cost things that will give you good brain health and happiness in life. ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट, व्हाट अ ग्रेट मैसेज। तो इसी के साथ सर, थैंक यू सर आपका यहाँ आने के लिए, आपने बिजी टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला, तो एज ए मैवरिक, सो थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. सो ओके गाइज, आई विल बी बैक सून विद द न्यू मैवरिक। अभी फिर आऊँगा अगले वीक। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ।